हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप सभी बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से आप सभी की तैयारी चल रही होगी। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके मैं आप सभी के साथ आई हूँ कि मंथ वाइज हमारा क्या प्लान होना चाहिए अगर हम नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, स्पेशली आपका ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th में है और 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, और उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने ड्रॉप किया है, मेनली उन्हीं के लिए जिन्होंने ड्रॉप किया है, जो रिपीटर्स हैं, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट सिलेबस अपना 11th और 12th एक बार वो कर चुके हैं। अब उनको जस्ट एक बार रिवीजन करना है। और 12th वाले स्टूडेंट्स ने 11th कर लिए, 12th अभी वो कर रहे हैं, तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं सेशन का। ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सेशन ऐसा सेशन है कि अगर आपने ढंग से देख लिया, तरीके से देख लिया, तो 700 क्रॉस कर जाओगे। लेकिन एक एक बात को जो मैं यहाँ पर कहूंगी वो आपको मानना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। बिना माने तो भैया कुछ नहीं हो सकता, बिना मेहनत किए कुछ नहीं हो सकता, ये आपको भी पता है। आइए, क्या क्या पॉइंट्स हैं 2000 अगर 25-26 में हम एग्जाम दे रहे हैं और हमें 700 स्कोर करना है, तो सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि हमारा कैलेंडर क्या है, हमारे पास कितना टाइम बचा है। जो बच्चे 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, क्यों अभी इस महीने में जुलाई चल रहा है, आपको पता है आधा महीना खत्म हो चुका है, 10-12 दिन और बचे हैं इस महीने में, उसके बाद अगस्त शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मोड़ तोड़ के मैं अगस्त से ले रही हूँ, यहाँ पर 10 दिन में लूंगी, इसके लास्ट के 10 दिन मैंने यहाँ पर ले लिए, 10 डेज जुलाई के ले लिए। इसके अलावा हमारे पास पूरा अगस्त है, मतलब जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है एंड दिसंबर है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारे पास कुल 6 महीने, मतलब आप मान के चलो तो 5 ही हैं, 1 2 3 4 5, 10 दिन ही है बस जो जुलाई के हैं। बाकी मैक्सिमम पूरा देखा जाए तो 5 महीने हमारे इस साल के बचे हैं। और अगर 2025 का देखा जाए तो जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल मई में इंक्लूड नहीं करूंगी, इसलिए क्योंकि सिलेबस रिवीजन, आपका जो सिलेबस है, अगर आप 12th में हो तो 11th का सिलेबस विद 12th का सिलेबस आपका फरवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर आप रिपीटर हो और आपने ड्रॉप किया और आप दोबारा से 11th-12th कर रहे हो, आपको भी फरवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब सिलेबस थॉरली आपको कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट सिलेबस हो जाना चाहिए फरवरी तक। उसके बाद मार्च और अप्रैल की बात करेंगे, फिर मार्च अप्रैल में क्या करेंगे। आइए, कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखना जब भी आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक परफेक्ट स्कोर की तरफ जाएं, 720 आउट ऑफ 720 या 700 या हमारे 650 से ऊपर ही मार्क्स रहें, क्योंकि इस बार का आपने देख ही लिया है कितने सारे स्टूडेंट्स के 720 है। मतलब अगर आपके 690 है, इसका मतलब आपकी जो रैंक है वो 7000 पे होगी। 7000 का मतलब ये है कि ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है आपकी पसंद का कॉलेज आपको ना मिले। ठीक है, क्या क्या चीजें हमें करनी है। टीचर जो क्लास में पढ़ाता है, एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप किसी कोचिंग में जाते हो या फिर आप ट्यूशन जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, ये मैटर नहीं करता, बस आप पढ़ रहे हो और अच्छे से पढ़ना है आपको। अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो ये रूटीन होना चाहिए कि डेली की डेली क्लासेस हम ले, हमारी सारी क्लासेस पूरी हो, हम डेली, हमारी एक दिन की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक भी दिन क्लास हो रही है और फिर हम छुट्टी करें, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये आप प्राइमरी अपना मोटिव रखो कि भैया डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। टीचर का हर एक वर्ड, टीचर की कही हुई हर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद जब टीचर आप पढ़ने जाते हैं, आपने मान लीजिए पढ़ाई कर ली अपनी कोचिंग में, अब आपको क्या करना है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमें मंथ वाइज अपने आप में इम्प्रूव करना है, अगर हम हर मंथ में हमें देखना है कि हमारा कितना सिलेबस हो गया, अब बात करेंगे कि किस तरीके से हर मंथ में चलना है। लेकिन जो ओवरऑल पॉइंट है, जो ये जो बचा हुआ है महीने है, इसमें हमें किस तरीके से, अभी जो टाइम हमारे पास 5 महीने बचे हैं, फिर जनवरी फरवरी 2 महीने और, मतलब मैक्सिमम 7 महीने, मोड़ तोड़ के अगर बात किया जाए एक ड्रॉपर बच्चे की, एक रिपीटर बच्चे की और 12th वाले स्टूडेंट की, तो उनके पास 7 मंथ है बस। पूरे 7 महीने में मानती हूँ एक फुल सिलेबस को पूरा करने के लिए, 11th और 12th बोथ, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी और जूलॉजी की
बात करूं तो आइए सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी जानते हैं बायो में, जूलॉजी, बॉटनी में तो एनसीईआरटी आपके लिए सब कुछ है, ठीक है, उसके बिना आपका कुछ नहीं, वो आपका सब कुछ है, इसके बात को समझ जाना। सो अगर कोई टीचर आपको एक चैप्टर पढ़ाता है, आपको नोट्स लिखवाता है, तो सबसे पहला आपका काम होता है कि उसी दिन जाके उसकी एनसीईआरटी को डिकोड करना, उसकी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन मार्क करना। और जब एक टीचर बोलता है कि एनसीईआरटी की दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर में आ चुकी है, तो आपका काम है कि आप उस लाइन को अंडरलाइन करो, उसके साइड में एक स्टार बना दो और लिख दो कि भैया नीट में आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर टीचर बोलता है कि भैया ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, तो लिख दो इंपॉर्टेंट लाइन। ऐसे आपको एनसीईआरटी को डिकोड करना पड़ेगा बेटा। फिर एनसीईआरटी को डिकोड करोगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे आपके। मेक मंथ वाइज एंड वीकली टारगेट्स बनाना बहुत जरूरी है, जिसको बोला जाता है कि भैया टू डू लिस्ट डेली। ये तो मंथ वाइज वीक दिया है और ये डेली का टारगेट दिया, आपको डेली का डेली सुनिश्चित करना है सोने से पहले कि कल मेरे को क्या करना है। कल मेरे को क्लास जाना है, क्लास में मुझे 6 घंटे लगेंगे, 6 घंटे आने के बाद आधा घंटा मैं सोऊंगा, सोने के बाद उसके बाद मुझे सबसे पहले अपनी क्लास को रिवाइज करना है, जो मेरी क्लास हुई होगी उस दिन की। उसके बाद 2 घंटे बाद जब मेरा पूरा रिवीजन हो जाएगा, मैंने आधा घंटा फिजिक्स को रिवाइज कर लिया, 1 घंटा चलो फिजिक्स को कर लिया, आधा घंटा मैंने बॉटनी को कर लिया, आधा घंटा मैंने जूलॉजी को कर लिया, ये मेरा हो गया रिवीजन आज का। अब मेरे को अपना प्रीवियस जो पिछले दिन हमने किया था या पिछला चैप्टर जो हमारा हो चुका है वो एनसीईआरटी से मैंने रीड नहीं किया या मैंने उसके क्वेश्चंस नहीं लगाए, वो आपका काम है करने का। सो मंथ वाइज एंड वीकली एंड डेली टू डू लिस्ट आपको बनानी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली का अब आपको 11 घंटे देना है, 11 से 12 घंटे आपको देना है। अगर आप 11 से 12 घंटे अपनी पढ़ाई में दे रहे हो, 11 से 12 घंटे में आपका कोचिंग भी इन्वॉल्व है, आपका स्कूल भी इन्वॉल्व है। अगर आप 11 से 12 घंटे डेली दे रहे हो बेटा, तो आपको नीट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जो 11-12 घंटे होने चाहिए प्रोडक्टिव होने चाहिए, इसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं मैटर करता है, इस बात को भी ध्यान। 11 से 10 हो जाएगा चलेगा, 10 से 9 भी हो जाएगा तब भी चलेगा, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना। समय देख के पढ़ाई नहीं करनी है, बस मोटा मोटी इतना याद रखना है कि भैया पूरे दिन में अगर 6 घंटे में इंस्टीट्यूट जाता हूं तो 6 घंटे घर बैठ के मेरी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। मतलब 6 घंटे सेल्फ स्टडी, खुद के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी के साथ साथ पढ़ रहे हैं, गेम खेल रहे हैं उसके साथ पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई मान्य नहीं है। उससे अगर आप चाहोगे चाहे 12 घंटे बैठो, 24 घंटे बैठो, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। आ जाइए, मेक मंथ वाइज प्लानर और वीकली टारगेट्स आपको बनाने, कैसे बनाने ये मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये काम आपको जरूर करना है। आपको डेली का चेक करना है कि डेली का जो मैं लिस्ट बना रहा हूं क्या मेरी हो गई, यस टिक। मैंने मंथ वाइज बनाया कि इस मंथ में मेरे जुलाई के, मान लीजिए अब आपका आधा महीना तो निकल चुका है और आज आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके पास मान लो आगे के 10 दिन बचे हैं। अब 10 दिन में मेरे भैया 3 चैप्टर तो हो नहीं सकते, एक चैप्टर तो मैं कर सकता हूँ, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड। चलो ये 2 चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड छोटा है, 3 दिन का है, आपको मैक्सिमम 1 दिन लगेगा एनसीईआरटी पढ़ने में। फिर उस एनसीईआरटी को आप रिवाइज भी करोगे तो 2 दिन, ठीक है। फिर 1 दिन आप नोट्स भी पढ़ोगे, 3 दिन, क्वेश्चंस भी लगा लिए 3 दिन। फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैक्सिमम के दिन बचे, 5-6 दिन बचेंगे, जिसमें आपने एनसीईआरटी रीड कर लिया, थोड़े नोट्स पढ़ लिए, क्वेश्चंस लगा लिए। तो मतलब जुलाई के इस मंथ में आपके 2 चैप्टर हो सकते हैं, वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड लिविंग वर्ल्ड। सो आपने ये मान लीजिए ये मंथ कंप्लीट हुआ, अगस्त आया, आपने देख लिया कि भैया मैंने ये मंथ का टारगेट बनाया था, मेरा ये मंथ का टारगेट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब मैं सही तरीके से चल रहा हूं, तो मंथली भी मेरा कंप्लीट हो गया। डेली तो डेली आपको बनाना है, फिर वीकली भी एक बनाना है। वीकली में देखो क्या करना है, आपको वीकली ये सुनिश्चित करना है कि इस हफ्ते जो भी मैंने पढ़ा है उसको उसके क्या मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं, क्या किया है, क्या उसके मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं। क्वेश्चंस में मान लो मैंने आज आपको चैप्टर करवाया सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, आपका कंप्लीट हो चुका है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आपने कंप्लीट कर लिया है। कोशिका चक्र एंड कोशिका विभाजन बोला जाता है हिंदी में से, मतलब ये चैप्टर मैं कर चुका हूँ, इस वीक मेरा कंप्लीट है, कोचिंग से भी, स्कूल से भी, और खुद भी मैं एनसीईआरटी से कर चुका हूँ, लेकिन मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं लगाए हैं। सो वीकली टारगेट में आपको क्या करना है कि ये सुनिश्चित करना है कि हफ्ते दर हफ्ते, हर हफ्ते जो भी आप चैप्टर कर रहे हैं इसके मॉक टेस्ट आप जरूर लगाएं।
क्या लगाएं? मॉक टेस्ट और क्वेश्चंस आप जरूर लगाएं। और ये जो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, ये प्रॉपर टाइम लिमिट को देखे करें, ठीक है? प्रॉपर टाइम लिमिट को देख के आप इसको करें। मतलब आप 1 घंटे में, मान लीजिए 1 घंटा आपने सेट किया, या 2 घंटे सेट किए, या 3 घंटे सेट किए, तो आपको टाइम सेट करके ये मॉक टेस्ट और क्वेश्चन खुद अपने आप लगाने हैं, जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके कोचिंग में कोई डीपीपी मिली है, या फिर कोई टेस्ट हुआ है, या फिर कोई प्रीवियस पिछले साल का कोई टेस्ट हुआ है, उसके आप क्वेश्चंस लगा रहे हो। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि टाइम लिमिट को देखते हुए आप क्वेश्चंस को क्या करें, सॉल्व करें। साथ में एक बच्चे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम जब टेस्ट देते हैं तो हमारी ओएमआर शीट में बहुत गलतियां होती हैं, और हम बहुत धीरे धीरे भरते हैं, जिससे हमारा टाइम गैप आ जाता है। होते बहुत स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है। सो आप ना क्या करें, ओएमआर शीट की एक फोटो कॉपीज, बहुत ढेर सारी फोटो कॉपी, 50 फोटो कॉपीज निकाल लें, ठीक है? 50 फोटो कॉपीज निकाल लें, मतलब 50 से ज्यादा ही आप टेस्ट देंगे, लेकिन ठीक है, अब इनिशियली आप 50 निकाल लो। और डेली जब भी आप 10 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन के लिए मान लो आपने 10 मिनट रखा है, तो उस 10 मिनट में आप उस ओएमआर शीट में भर रहे हो, गोला कर रहे हो, ये आदत डाल लो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे इसकी, उतना ज्यादा एक्यूरेसी आपके में आएगी। प्रैक्टिस करोगे, एक्यूरेसी आएगी। तो हम जो बोल रहे हैं ना कि 7 महीने ही हमारे पास बचे हैं, तो ये 7th मंथ में बेटा आप प्रो हो जाओगे। क्या हो जाओगे? प्रो। समझ रहे हो ना प्रो का मतलब? तो प्रो हो जाओगे अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे, तो आपको नीट क्लियर करने से और 700 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मान के चलना है इस बात को। बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात हमने कर ली, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ये बात कर लिया कि भैया वीकली जो टेस्ट बनाओ उसमें जरूर चैप्टर वाइज और मॉक टेस्ट प्रिपेयर करो, और पीवाईक्यू तो जरूर लगाने हैं। जैसे ही आप किसी चैप्टर को खत्म करते हो, वैसे ही उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करना है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको पता हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले साल इस एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से क्वेश्चन बना है, उससे पिछले साल 2023 में कहां से क्वेश्चन बना है, 2022 में कहां से क्वेश्चन बना है, 2021 में कहां से क्वेश्चन बना है। मतलब 2018 से लेके 2024 तक के पीवाईक्यू को आप करो, थॉरली करो, चैप्टर वाइज करो, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हो, और उसके बाद उसको एनसीईआरटी में मार्क जरूर करो। एनसीईआरटी में हाईलाइट जरूर करो कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से 2021 का ये क्वेश्चन आया है, 2024 में से इस लाइन से एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया है। जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे बेटा इस मंथ में, ये जो चल रहे हैं ना महीने, अगस्त सितंबर अक्टूबर आगे आएगा, उतना ज्यादा आपको जब आप फेब्रवरी के बाद मार्च में पहुंचोगे, आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। जब आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे, आपको पता होगा कि मेरी एनसीईआरटी की इस पेज में ये लाइन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुकी है, ये 2018 से क्वेश्चन आया है, इस लाइन से 2024 से भी क्वेश्चन बना है, 2023 में भी इस लाइन से क्वेश्चन आया है, 2021 में भी इस लाइन से क्वेश्चन आया है। इसका मतलब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब पेपर देने जाओ, जब आप मॉक टेस्ट लगाओ, तो इन्हीं को क्या कर जाओ, रिवाइज कर जाओ। यही मूल मंत्र होता है बेटा, यही स्मार्ट वर्क होता है। उसके बाद जो भी आपके डाउट्स बने डेली बेसिस पे क्लियर करो। सोचोगे कि भैया अगले साल पूछ लूं या अगले हफ्ते पूछ लूं, तो डाउट ही रह जाता है। सो आपके पूरे सिलेबस में से, क्लास 11th और 12th में से जो रिपीटर्स बच्चे, उनको पता होगा कि पिछले साल हमारी कहाँ पर दिक्कत आई है, हमें कहाँ पर हमारी गलती हुई है। तो आपको पता है कि आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कमजोर है, आपको पता है आपका जेनेटिक्स वीक है, हो सकता है आपको पता है कि भैया आपकी बॉटनी में रेस्पिरेशन चैप्टर आपका वीक है। तो क्या करना है, उन चैप्टर पे फोकस करना है। उन चैप्टर को हर हफ्ते संडे लो, एक संडे का टाइम बनाओ 3-4 घंटे का, जिसमें उन चैप्टर्स को लो, उन चैप्टर को एक बार थोड़ा सा रिपीट करो, थोड़ा सा अपने टीचर से हेल्प लो, ठीक है? चलिए, ये तो हो गया बात। अब आ जाइए मेक सेल्फ रिवीजन नोट्स। अपने रिवीजन नोट्स आपको खुद बनाने। एक क्लास नोट्स होते हैं जो टीचर लिखवाते हैं, एक होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, जिसमें आप लर्न कर रहे हो, याद कर रहे हो, एनसीईआरटी को याद किया, नोट्स को याद किया, और ऊपर से एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में। देखो फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखो कॉपीज कौन कौन सी बनानी है। जब हम बात कर रहे हैं नोट्स की, तो एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप याद करके
याद करते हैं, मतलब याद करते हो आप, और जिसमें आप रिवाइज करने के लिए आपने वो कॉपी लिखी है, जिसमें आप फिजिक्स भी लिख रहे हो, केमिस्ट्री भी लिख रहे हो, बायोलॉजी भी लिख रहे हो, बॉटनी भी लिख रहे हो, जूलॉजी भी लिख रहे हो। आप क्या कर रहे हो, याद करते हो लिखते हो, याद करते हो लिखते हो। और इसमें क्या करना है, फ्लो चार्ट यूज करना है, इसमें आपको डायग्राम्स यूज करने हैं रिवीजन पर्पस के लिए। ठीक है, समझ में आया? एक कॉपी ये वाली होनी चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए आपकी मिस्टेक कॉपी। में हमेशा बोलती हूँ, अपनी क्लासेस में भी बोलती हूँ कि मिस्टेक कॉपी बनाना बेटा बहुत ज़्यादा जरूरी है। मिस्टेक कॉपी आपको इतना हेल्प करेगी, ये आप सोच नहीं सकते हो कितना हेल्प करती है एक मिस्टेक कॉपी। जब आपके आपके कोचिंग में, आपके इंस्टीट्यूट में, ठीक है, मान लीजिए आप उत्कर्ष में पढ़ते हो और हमारे यहाँ पर डेली आपको पता है हर वीक या हर महीने में टेस्ट होता है। सो आपका जो भी टेस्ट होता है, जो भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ, आपने लिखा कि टेस्ट नंबर, माइलस्टोन नंबर, मान लीजिए आपने लिखा माइलस्टोन, आपका पेपर का नाम है, माइलस्टोन 2 में क्वेश्चन नंबर 21 में भैया मिस्टेक हुई थी मेरी, ठीक है, उस मिस्टेक में मेरे को कॉन्सेप्ट में दिक्कत थी, तो आपने क्या किया, मान लो आपको प्रॉब्लम आई इंक्लूजन बॉडीज में, आपने लिख लिया भैया यहाँ पर मिस्टेक हुई थी इंक्लूजन बॉडीज में, और इंक्लूजन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इंक्लूजन बॉडी के मेन पॉइंट लिख लो कि ये प्रोकैरियोट्स में होती है और ये मेम्ब्रेन लेस होती है, ये रिजर्व मटेरियल है, इसमें स्टोर्ड फूड होता है, इसके एग्जाम्पल है साइनोफाइसियन, ग्लाइकोजन, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, फिर आपका गैस वैक्यूल, फिर गैस वैक्यूल के एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आपने क्या किया, 21 क्वेश्चन नंबर में ये आपकी मिस्टेक थी। अब क्या होगा, जब आप माइलस्टोन 3 देने जाओगे या माइलस्टोन चौथा पांचवा, या एआईटीएस है आपका, मान लीजिए एआईटीएस में ये चैप्टर आ रहा है पूरा का पूरा, आपको क्या करना है, पेपर जाने से पहले एक दिन पहले देख लो खोल के कि भैया मैं इंक्लूजन बॉडी भूला था, या फिर मैं अपना 70S और 80S राइबोसोम के कॉन्सेप्ट पे मैंने मिस्टेक की, या फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जिसमें मैं एजर्शन रीजन में कंफ्यूज हो गया, या फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 34 को ढंग से नहीं पढ़ा, या फिर मेरी ओएमआर मिस्टेक हुई। जब आप इतना लिख लोगे ना कि ओएमआर मिस्टेक हुई, मेरे को आता था बट मैंने ऑप्शन करेक्टली नहीं पढ़ा, तो एक बार उन क्वेश्चन को आप जस्ट दोबारा से एनालाइज कर लोगे ना बेटा, और उसके बाद पेपर से देखने से पहले एक बार फिर से इस कॉपी को खोल के देख लोगे, तो आप इतना ज्यादा इंप्रूव करोगे कि ये मिस्टेक आपकी रिपीट नहीं होंगी। ज्यादातर बच्चे अपनी उन्हीं मिस्टेक को बार बार रिपीट करते हैं, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, आप सभी जानते हैं जो भी वीडियो देख रहे होंगे, और आप गलती करते हैं, एक बार जो गलती की वो बार बार, और उस टॉपिक को बहुत वीक कर लेते हैं। तो इन चीजों से क्या होगा, वो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो इतनी बात क्लियर है। शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप आपको लास्ट में बनाने, माइंड मैप बनाने आपको मार्च में, इसको आप अंडरलाइन कर लो, ये अभी नहीं बनाने आपको माइंड मैप। माइंड मैप चलेंगे तब जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर मॉक टेस्ट आखिरी में जाके, जो मार्च, आपका अप्रैल और मई के कुछ दिन बचेंगे, उसमें हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। मई का नहीं लिख रही मैं महीना यहाँ पर, चलो लिख देती हूँ, मई का भी लिख देती हूँ, मई के 2 से 3 दिन ही होते हैं। सो आपका इसमें क्या करेंगे, हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, फुल चैप्टर का मॉक टेस्ट लगाएंगे, फुल चैप्टर और फुल सिलेबस का यहाँ पर हमारा मॉक टेस्ट लगेगा। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर वाइज टेस्ट, और आप कह सकते हो कंप्लीट सिलेबस। बात समझ में आई? होप आपको इतनी मेरी बात क्लियर है। ये तो बहुत ही बेसिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसको समझ जाना, बात बन जाएगी। अब आ जाते हैं जरा, मैम कौन से महीने में क्या क्या हम कंप्लीट करें। देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं नहीं बता रही, मैं सिर्फ बायो की बात करूंगी यहाँ पर। सो मैं शुरुआत करूंगी, जो रिपीटर्स बच्चे हैं या फिर जो 12th में है, अभी से आप आ जाएंगे तो भैया आपको कुछ महीनों बाद, जो 12th वाले हैं कुछ महीनों बाद 11th भी दोबारा शुरू करेंगे, और जो रिपीटर्स हैं वो तो भैया शुरुआत कर चुके हैं। सो आपको क्या करना है, लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अब जुलाई के जितने भी दिन बचे हैं इसको जुलाई में कंप्लीट कीजिए। प्लांट और एनिमल किंगडम, साथ में मॉर्फोलॉजी चैप्टर, ये 3 चैप्टर को अगस्त में आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जून जुलाई अगस्त आ जाते हैं अब सितंबर पे। सितंबर पे एनाटॉमी छोटा है बहुत, स्ट्रक्चरल भी छोटा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, मतलब ये चैप्टर एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल्स, बायोमोलिक्यूल्स को भी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। ये 3-4 चैप्टर्स हैं, ये आप सितंबर में कंप्लीट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने इसको हटा दिया, एनाटॉमी बहुत छोटा है,
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कॉकरोच वगैरह में टाइम लगता है, टिश्यूज में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। सेल साइकिल भी छोटा चैप्टर है, एक बार अगर आपने पढ़ लिया होगा तो इजी होगा आपको रिवाइज करना। सेल यूनिट ऑफ लाइफ भी बहुत ऐसा नहीं है, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, थोड़ा लेंथी चैप्टर हो जाएगा। तो सितंबर में आपने ये किया, ठीक है। अब आ जाओ अक्टूबर पे, ये दोनों चैप्टर आपके डिलीटेड में है। अक्टूबर में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ, ये तीनों भैया करो अक्टूबर में आप, ठीक है। नवंबर में आ जाता है डाइजेशन, ये भी डिलीटेड है। सो आप नवंबर में करो, तीन तीन चैप्टर्स को लेके करो कि 3 नवंबर में ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए और दिसंबर में ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए आपके, ठीक है। सो नवंबर और दिसंबर में ये हो गया। अब आ जाइए थोड़ा 12th के ऊपर, ठीक है। वैसे तो कोशिश देखो ज़्यादातर सिलेबस नवंबर दिसंबर में कंप्लीट हो जाता है सब कोचिंग्स का, लेकिन आपको अपने अनुसार करना है, कोचिंग्स में चलता रहेगा, आप अपने अनुसार अपना चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना है विद एनसीईआरटी, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विद टेस्ट, ठीक है। अब आज ये रिप्रोडक्शन डिलीटेड है, सो ये तो आराम से आपका जनवरी में तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल और ये आराम वाले चैप्टर, रिप्रोडक्शन बहुत छोटा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इजी चैप्टर है, इजीली हो जाएगा। फिर आप आते हैं जेनेटिक्स पे, जेनेटिक्स में हमें भैया टाइम लगता है, जेनेटिक्स पे हमें टाइम लगता है, तो इसमें हम इसको आधा जनवरी में और फेब्रवरी में इंक्लूड करते हैं, आधा जनवरी और आधा फेब्रवरी। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड माइक्रोब्स हमारा फेब्रवरी में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फेब्रवरी तक ऑलमोस्ट हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, हम इसको और इन 3 चैप्टर्स को लेंगे मार्च में, ठीक है। कोई बड़े चैप्टर्स नहीं है, हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी छोटे छोटे चैप्टर्स है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स होते हैं, एक बार हमने अच्छे से कर लिया तो अच्छे याद रहते हैं, इनमें थोड़ा हमें याद करना पड़ता है, तो इनको आप मार्च में कीजिएगा तो आपके लिए फायदा रहेगा। सो इस तरीके से करिए, बाकी फिजिक्स का भी बनाओ और ऐसे ही केमिस्ट्री का भी बनाओ, और आज ही बनाओ जो आज ये वीडियो देख रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का, बायो का तो बना दिया है, और सभी को कंबाइन करके देखो, क्योंकि मैंने आपको 2-2 3-3 चैप्टर इनिशियली इसलिए लिए हैं, 11th क्लास थोड़ा लेंथी होता है और मैक्सिमम सिलेबस उसका ही होता है, फिर 12th आता है, 12th में थोड़ा सिलेबस कम है, ठीक है। सो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा 11th में आपको। सो होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। जो जो बताया है बेटा उसको फॉलो करोगे तो मैं फिर से बोल रही हूँ बात बन जाएगी, जो आप चाहते हो, जितना आप चाहते हो उतना स्कोर आप ले जाओगे। चलिए इसी के साथ फिलहाल सेशन को यहीं तक रखती हूँ, ऐसी ही वीडियोस और भी लेके आऊंगी, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स कैसे बनाते हैं, एनसीईआरटी कैसे रीड करते हैं, इनमें भी डाउट है, पूछना है आपको, तो आप कमेंट कर दीजिए, आपकी सारी चिंताओं का हल हम करेंगे यहाँ पर। चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।